गर्मियों की छुट्टियां थीं और चार दोस्त अमित, करण, सिम्मी और रिया शहर की भाग दौड़ से दूर पहाड़ियों पर बने एक पुराने बंगले में छुट्टियां मनाने गए थे। यह बंगला सिम्मी के नाना का था, जो अब वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है, लेकिन युवाओं को इन बातों पर विश्वास नहीं था। बंगले की बनावट पुरानी अंग्रेजी शैली की थी। ऊंचे ऊंचे खंभे, लकड़ी की चिड़चिड़ाती सीढ़ियां और मोटे मोटे पर्दों से ढंकी खिड़कियां। बंगला बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उतना ही अजीब और सन्नाटा भरा। पहली रात सबने खाना खाया और हंसी मजाक करते हुए सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे सिम्मी की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। उसने ध्यान से सुना, धीमे कदमों की आवाज, जैसे कोई भारी जूतों में चल रहा हो। सिम्मी ने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगी, शायद कोई सपना देखा हो। सुबह सिम्मी ने सबको यह बताया, पर सबने मजाक में उड़ा दिया। दूसरी रात और डरावनी थी। इस बार करण की नींद खुली। उसे लगा किसी ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा, भागो, वरना तुम भी नहीं बचोगे। उसका खून सूख गया। उसने लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह दौड़कर अमित के कमरे में गया। दोनों ने सिम्मी और रिया को भी जगाया और सब हॉल में इकट्ठा हो गए। तभी दीवार की घड़ी खुद ब खुद गिर पड़ी। खिड़कियां तेज हवा से भड़भड़ाने लगीं, जबकि बाहर हवा का कोई नामो निशान नहीं था। अमित ने कहा, हमें सुबह होते ही यहां से निकल जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। पर सुबह तक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी हिम्मत तोड़ दी। अगली सुबह जब उन्होंने अपना सामान पैक किया और बाहर निकलने लगे, तो देखा बाहर का गेट गायब था। हाँ, वो लोहे का बड़ा गेट जिससे वे अंदर आए थे। अब वहां दीवार थी। सब हैरान रह गए। बार बार उसी जगह घूमकर देखने के बाद उन्हें समझ आया कि बंगला चारों तरफ से एक दीवार से घिरा हुआ है, जो कल तक नहीं थी। अब डर बढ़ता जा रहा था। उसी दोपहर रिया को एक पुरानी डायरी मिली, जो स्टोर रूम के कोने में रखी थी। उस पर धूल की मोटी परत थी और वह किसी माया वर्मा की थी, जिसने उसी बंगले में 1950 में आत्महत्या की थी। डायरी में लिखा था, मैं इस बंगले से निकलना चाहती थी, पर मैं नहीं निकल पाई। जो भी इस घर में आता है, वो मेरी जगह लेता है। मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे किसी की आत्मा चाहिए। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून के धब्बे थे। अब चारों को यकीन हो गया कि बंगले में कोई आत्मा है और वो मुक्ति चाहती है। रात होते होते डर ने पागलपन की शक्ल ले ली। लाइट चली गई। मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया। दीवारों पर अजीब सी छायाएं बनने लगीं। कहीं से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रही हो। फिर अमित गायब हो गया। तीनों ने उसे पूरे बंगले में ढूंढा, लेकिन अमित का कोई निशान नहीं मिला। उसकी चप्पल सीढ़ियों पर पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, एक गया, 3 बाकी हैं। अब ये खेल बन चुका था, मौत का खेल। अगली सुबह करण ने कहा, हमें ये डायरी जलानी चाहिए। शायद इससे सब कुछ खत्म हो जाए। रिया ने डरते हुए डायरी उठाई और जैसे ही उसने उसे आग में फेंका, बंगले की दीवारें कांपने लगीं। सब कुछ हिल रहा था। सीलिंग से लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे। एक खिड़की खुद ब खुद खुली और हवा के तेज झोंके के साथ सिम्मी खिड़की के बाहर गिर गई। अब सिर्फ करण और रिया बचे थे। दोनों किसी तरह हिम्मत करके स्टोर रूम की खिड़की से बाहर निकले। वहां जंगल था, घना, गहरा और बिल्कुल शांत। दोनों दौड़ते गए घंटों तक, पर जब वे थककर एक पेड़ के नीचे बैठे, तो सामने वही बंगला दिखाई दिया। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। करण बोला, ये कैसे हो सकता है? हम तो भाग रहे थे। रिया ने कहा, हम कभी बाहर जा ही नहीं पाए। तभी पीछे से आवाज आई, वही धीमी, डरावनी फुसफुसाहट, अब तुम मेरी जगह ले चुके हो। रिया ने जैसे ही मुड़कर देखा, करण की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और वो एकदम शांत खड़ा था। रिया चिल्लाई, भागी, लेकिन उसकी भी चीख जंगल में गुम हो गई। अब बंगला फिर वीरान है। लोग अब भी कहते हैं कि वहां रात को किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। कुछ कहते हैं वे चारों दोस्त अब भी वहीं हैं, लेकिन इंसान नहीं, साया बनकर। बंगले के गेट पर अब एक नया खून से लिखा संदेश है, अंदर आए तो वापसी का रास्ता नहीं।